दोस्तों, क्या सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी अथवा खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों ने इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि लोग इसे एक विकसित सभ्यता के रूप में मानने लगे? और यदि एक विकसित सभ्यता थी तो इसका जन्मदाता कौन है? क्या यह सभ्यता को डेवलप करने में भारत के मूल निवासियों का योगदान था अथवा व्यापार के माध्यम से व्यापारी जब हिंदुस्तान व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने इस सभ्यता को डेवलप किया? दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर क्या ये एक विकसित सभ्यता थी। तो जाहिर सी बात है, हमने इसके पीछे के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात किया है और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिंधु वासियों के जो व्यापारिक संबंध थे, उन व्यापारिक संबंधों के माध्यम से हिंदुस्तान के या सिंधु वासियों के राजनीतिक संबंध कैसे व्यवस्थित हो गए और सिंधु वासियों का कला के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्या सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। तो दोस्तों, अगर सिंधु स्थलों की खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ही इन बिंदुओं पर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या विकसित सभ्यता थी अथवा नहीं थी। तो दोस्तों, आज हम लोग किन बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के सांस्कृतिक संबंध। ठीक है ना, कि यानी भारत और या सिंधु वासियों के जो व्यापार हैं, जो अन्य देशों से होते थे, उनके बीच सांस्कृतिक संबंध कैसे थे। दूसरा पॉइंट होगा सिंधु वासियों का यातायात के साधन, यानी वो आवागमन में किस चीज का प्रयोग करते थे। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे माप तौल के बारे में कि सिंधु वासी क्या वस्तु विनिमय में या खरीद फरोख्त में माप तौल का इस्तेमाल करते थे। चौथा पॉइंट है सिंधु ये वासियों है, सिंधु वासियों का राजनीतिक जीवन कैसा था। और पांचवा पॉइंट है सिंधु कला। अब सिंधु कला के अंतर्गत कई बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंधु कला के अंतर्गत सिंधु मुद्राएं कैसे थी, इसका बी पार्ट है सिंधु मूर्ति कला कैसी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सी पॉइंट पे पत्थर की बनी हुई मूर्तियां कैसे थी। और डी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे मृग मूर्तियां, यानी मिट्टी की बनी जो मूर्तियां थी वो कैसे बनाई जाती थी और मिट्टी कहां की इस्तेमाल की जाती थी। और अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे मानव मृग मूर्तियां, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के मिट्टी की मूर्तियां बड़ी मात्रा में मिलती हैं। और अगला पॉइंट है पशु मृग मूर्तियां, यानी पशुओं की भी बड़ी संख्या में मूर्तियां मिलती हैं। और अगला पॉइंट है अन्य पशुओं की मूर्तियां। तो इस तरीके से आज के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु वासियों का जो सांस्कृतिक संबंध है उसके संबंध में। तो दोस्तों, सांस्कृतिक संबंध के बारे में बात करें तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आते जाते हैं तो उनके साथ कल्चर भी साथ चली आती है। जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए और अन्य देशों में गए, तो वहां पर उन्होंने वही वैवाहिक पद्धति को अपनाया जो हिंदुस्तान में अपनाते थे, अर्थात वैदिक परंपरा से वहां पर विवाह करते थे। तो यानी हिंदुस्तान की कल्चर कहां पहुंच गई, अमेरिका पहुंच गई, ब्रिटेन पहुंच गई, कैरेबियन देश, मॉरिशस यानी दूसरे देशों में पहुंच गई। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से सिंधु वासी जब भारत से व्यापार करने के लिए दूसरे देश गए तो वहां पर अपनी कल्चर को व्यवस्थित किया। और ठीक उसी तरीके से जब विदेशों से व्यापारी मिलुआ यानी सिंधु क्षेत्र में आए तो उनकी कल्चर भी यहां पर देखने को मिलती है। तो क्या क्या सांस्कृतिक संबंध थे, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंधु वासियों का विदेशों से व्यापारिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी थे। यानी मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में मानव को बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से मानव को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो आपको पीछे हमने बताया है कि जो मानव से संबंधित है यानी पुरुष से संबंधित है वो मोहनजोदड़ो से हो जाएंगे आपके सारे तथ्य। तो मोहनजोदड़ो से क्या है,
एक मुद्रा में मानव को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। अब हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा तो थी नहीं कि कोई मानव बाघ से लड़े, तो ऐसी प्रथा जो है कहां पर दिखाई पड़ती थी? सुमेरियन में प्रचलित थी, जहां सुमेरियन का जो नायक था गिलगमिश, वो सिंह से लड़ता दिखाया गया है, यानी शेर से लड़ता हुआ दिखाया है। लेकिन सैंधोवासियों के बीच में हम देखें तो यहां पर शेर की संख्या नहीं दिखाई पड़ती है। सैंधो क्षेत्र में शेर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो सैंधोवासियों ने क्या किया? शेर की जगह पे किसका प्रयोग कर दिया? बाघ का प्रयोग कर दिया और दिखा दिया कि बाघ से लड़ता हुआ एक मानव है। और कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम एक तथ्य और देखते हैं। क्रीट कला में एक मानव को बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में एक व्यक्ति को बैल से लड़ता हुआ दिखाया गया। ठीक है ना? क्रीट कला में किसको दिखाया गया? बाघ से लड़ता हुआ। यहां पे सुमेरियन का जो नायक था गिलगमीश किससे लड़ता था? सिंह से, यानी शेर से लड़ता था। और क्रीट कला में किससे मानव लड़ता था? बाघ से लड़ता था। और उसी तरीके से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में, मुद्रा का मतलब है पासपोर्ट, सिक्का नहीं है, ठीक है ना? तो एक व्यक्ति को किससे लड़ता दिखाया गया है? बैल से। तो इस तरीके से लगता है कि जब लोगों ने देखा होगा कि सुमेरियन नायक गिलगमीश शेर से लड़ रहा है, तो मेलुहा के लोग यानी सैंधोवासियों के लोग जो है सिंह की जगह पे कैसा दिखा दिया? बाघ से लड़ते हुए एक नायक को दिखा दिया। आइए अगले देखते हैं। अगला अब हम बात करते हैं सैंधोवासियों के यातायात के साधन, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान के आवागमन में किस चीज का प्रयोग करते थे या कैसे प्रयोग करते थे। तो सैंधो स्थलवासी जो है स्थल और जल दोनों के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब देखिएगा कौन कौन से स्थल से मिले हैं। जैसे बनावली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहां से देखिएगा, बनावली से तांबे का बना हुआ, हड़प्पा से कांसे का बना हुआ, मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना हुआ। ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है। क्या मिला हुआ है? बैलगाड़ी। और दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सैंधोवासियों के जो बैलगाड़ी के पहिए की जो दूरी है, जितनी वर्तमान में है, ठीक उस समय थी, यानी जितनी उस समय है उतनी वर्तमान में दिखाई पड़ती है। तो ये एक सैंधो सभ्यता की क्या है? निरंतरता है, इसको आप कह सकते हैं। तो बनावली से तांबे के, हड़प्पा से कांसे के, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये मैच कराने के लिए आता है। फिर आगे देखते हैं, सैंधोवासी जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे। सैंधो स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड पर यानी मिट्टी के बर्तन पर नाव का चित्र अंकित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह स्थल कौन सा है जहां से मिट्टी के बर्तन पे नाव का चित्र अंकित करता है। तो दोस्तों याद करने के लिए हम बताएं कि नाव कौन चलाता है? पुरुष। तो ये चित्र कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कंप्लीट। लेकिन लोथल से मिट्टी के बने हुए नाव के 5 मॉडल मिले हैं। अब देखिएगा 5 मॉडल कहां से मिले हैं? लोथल, क्योंकि लोथल में तो गोंदीवाड़ा था, गोंदीवाड़ा यानी बंदरगाह स्पष्ट रूप से मिला हुआ है। तो 5 मॉडल कहां से मिले हुए हैं? लोथल से। लोथल से गोंदीवाड़ा मिला है, ठीक है, जो कि पीछे भी बताया था और ये रिपीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सैंधोवासी जब व्यापार करते थे तो जाहिर सी बात है उनके सामने कोई वस्तु किस मात्रा में दिया जाए और किस मात्रा में खरीदा जाए, यानी माप तौल का एक विस्तृत जानकारी मिलती है। तो सैंधोवासी माप तौल में किसका प्रयोग करते थे? उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सैंधोवासी माप तौल की इकाई से क्या थे? परिचित थे। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही है कि सैंधोवासी किससे परिचित थे? माप तौल से। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ मैच कराने के लिए आता है कि सीप का बना हुआ पैमाना कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। फिर हड़प्पा से तांबे का बना हुआ। अब आपको पता ही है कि हड़प्पा में तो तांबे का गलाने की भट्टी थी, तो हड़प्पा से तांबे का बना हुआ पैमाना। लोथल हाथी दांत का बना हुआ, ठीक है ना। और कालीबंगा से मिट्टी का, क्योंकि लोथल व्यापारिक क्षेत्र था, बंदरगाह था, दूसरे देश से व्यापार करने के लिए आते थे तो हाथी के दांत लेके आते थे। तो जाहिर सी बात है लोथल से हाथी के दांत का बना पैमाना मिला है और कालीबंगा से मिट्टी के बना पैमाना मिला हुआ है।
ठीक है ना। तो ये चारों क्या है, मैच कराने के लिए आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, सैंधोपुरा स्थलों से बड़ी संख्या में बांट प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, बांट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांटों का जो मानक था वो लगभग पूरे क्षेत्र में समान था। तो इसका सीधा मतलब है कि पूरा क्षेत्र किसी न किसी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा रहा होगा। तो यहां से क्या मिला है, बांट मिला है। और इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कहीं भी बांट नहीं मिले हैं। यानी बांट की एक बड़ी व्यापक स्तर पर यहां पर उपयोग होता रहा है। बांटों के निर्माण का सर्वाधिक भूरे चढ़ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि बांटों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता था, तो चढ़ पत्थर से। और कौन सा, भूरे चढ़ से। सबसे अधिक बांट क्या थे, घनाकार थे। घनाकार मतलब इस आकार में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, समान हो। तो ये घनाकार बांट क्या थे, सबसे ज्यादा मिले हुए हैं। और खास बात यह है कि ये बांट 16 के गुणक में थे। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस तरीके से 16 के गुणक में थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तांबे का बना हुआ पडरा जिसपे सामान तौला जाता है, तो कहां से मिला हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। तो ये किसका बना हुआ था, तांबे का। अब माप तौल का काम कौन करता है, जाहिर सी बात है पुरुष। तो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। लेकिन तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिले, तो हड़प्पा से। तो ये दोनों स्थल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई डंडी प्राप्त हुई है। ये डंडी जो माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तरफ ये तराजू ऐसे लगा दिया जाता है, तो ये कहां से मिला है, हड़प्पा से। ये तराजू की जो डंडी होती है वो कहां से मिली है, सॉरी, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब माप तौल का काम करेगा पुरुष, तो कहां से मिलेगा साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से। आइए आगे देखते हैं सैंधो। अब हम लोग बात करते हैं सैंधो वासियों के राजनीतिक जीवन के बारे में। सैंधो वासियों का राजनीतिक जीवन कैसा था, इस पर हम लोग बात करते हैं। सैंधो सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, किंतु नगर नियोजन और बस्तियों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है। यहाँ की परंपरा, उपकरण, बांट, माप, निर्माण, लिपि, इन सब में एक निश्चितता दिखाई पड़ती है। अब कैसे निश्चितता, जैसे 50 ग्राम का बांट है, तो ये 50 ग्राम का पूरे भारत में मिलेगा। पूरे भारत में 50 ग्राम का वजन समान रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सैंधो क्षेत्र के जितने भी स्थल हैं, वहां से ये क्या है, एक रूपता दिखाई पड़ती है। और किसमें, बाटों में, उपकरणों में, माप में और लिपि में। तो जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा किसी एक प्रशासनिक या किसी एक प्रशासन के दायरे में चलता रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि सैंधो सभ्यता में एक सुदृढ़ यानी मजबूत प्रशासन तंत्र था, अस्तित्व के था, मतलब एक रूपता दिखाई पड़ती है, या केंद्रीकृत शासन व्यवस्था समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता में नगर जैसी शहरी स्थानीय इकाई के साक्ष्य मिलते हैं। अब शहरी स्थानीय इकाई का मतलब है जब नगर लोकल गवर्नेंस का काम करने लगे, यानी जल निकास की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था यानी पानी पीने की व्यवस्था, और सड़कों के किनारे जो कूड़ेदान की व्यवस्था है, लाइट है, तो ये जो है क्या बताई देता है, स्थानीय इकाई यानी स्थानीय शासन की व्यवस्था की ये बात की जाती है। तो जल निकास की क्या थी, उत्तम व्यवस्था थी, और सड़कों के किनारे क्या थे, कूड़ेदान थे। ठीक है ना, तो जल निकास की उत्तम व्यवस्था इस तरीके से थी, जैसे ये मकान है, यहां से एक नाली निकली, नाली बड़े नाले में, और बड़ा नाला जो है इस तरीके से था कि ये घर से पानी निकला, यहां पे होल होगा, यहां पे जाली लगी रहेगी, पानी यहां छन जाएगा, पूरा यहां रुक जाएगा और पानी यहां आ जाएगा। उसके बाद पानी इधर बढ़ेगा,
जो रास्ते में कूड़ा करकट होगा यहाँ पे होल होगा, जाली लगी रहेगी, कूड़ा यहाँ पे फंस जाएगा, पानी आगे बढ़ जाएगा। और इस तरीके से ये क्या था, पूरी व्यवस्था थी। तो सड़कों के किनारे यानी जल निकास की उत्तम व्यवस्था, सड़कों के किनारे कूड़ेदान व्यवस्थित थे। और यह काम किसका होता है, स्थानीय इकाई के। और निश्चित दूरी पर रात में प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था। अब प्रकाश स्तंभ सोलर पैनल तो रहा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है सड़क के किनारे ऐसे करके मसाल लगा दिए जाते थे, और मसाल में तेल डाल के जला दिया जाता था, तेल और बत्ती डाल के। तो इस तरीके से रात में क्या था, प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था नगर निगम ही संभाल सकती है। प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में थी, ये कहना बड़ा ही असमंजस है, विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। लेकिन डॉक्टर रामशरण शर्मा जो प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, व्यापारियों के हाथ में थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु वासियों की जो प्रशासन की बागडोर थी वो किसके हाथ में थी, तो वो व्यापारियों के हाथ में थी। ये मानना किसका है, रामशरण शर्मा के। तो डॉक्टर रामशरण शर्मा जो है प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं तो डॉक्टर रामशरण शर्मा के। तो ये बिहार के निवासी थे और मार्क्सवादी इतिहासकारों में इनको जाना जाता है। आइए फिर आगे हम बात करते हैं सिंधु कला के बारे में, यानी सिंधुवासी ड्राइंग के क्षेत्र में क्या काम करते थे, यानी उनकी ड्राइंग हमें कहां कहां देखने को मिलती है। तो सिंधु कला हमें दो रूपों में दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी है, एक राजकीय कला और दूसरी लोक कला है। अब दोस्तों राजकीय कला क्या है, यानी जो राज्य काम करवाएगा वो राजकीय कला हो जाएगी। यानी स्नानागार कौन बनवाएगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो राजकीय कला के अंतर्गत आएगा। बड़े बड़े भवनों का निर्माण, बंदरगाह का निर्माण वो कौन करेगा, राजकीय यानी राज्य करेगा, यानी वहां का प्रशासन करेगा। तो वो क्या अंतर्गत आ जाएगा, राजकीय कला। गोंदीवाड़ा बंदरगाह यानी उसका निर्माण कौन करेगा, राज्य करेगा। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, राजकीय कला के अंतर्गत। इसमें सार्वजनिक भवन और मुद्राएं शामिल हैं। सिंधु वासियों की अगर मुद्राओं के बारे में बात करेंगे तो एक से एक डिजाइन की मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अभी आगे चल के हम बात करते हैं। दूसरा पार्ट था लोक कला। लोक कला का सीधा मतलब होता है जो आम जन प्रयोग करते हों, जैसे मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, ये आम लोगों की कलाएं थी, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं इसमें, गुड़िया, मनका, मृदभांड और मूर्तियां, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, लोक कला में। ऐसी बात है। आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक भवन के, क्योंकि ये राजकीय कला के अंतर्गत आएगी। सिंधु वासियों के प्रमुख नगरों में उनके सार्वजनिक भवन प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा भवन जिसमें सभी लोग आ जा सकते हैं, तो वो कैसा हो गया, सार्वजनिक भवन हो गया। और जाहिर सी बात है ये राजकीय कला के अंतर्गत आएगा। फिर बात करते हैं मुद्राएं। और मुद्रा का मतलब यहां सिक्के से नहीं है, मुद्रा का मतलब है पासपोर्ट, या आप कह सकते हैं सील, या आप कह सकते हैं मुहर। अब ये मुद्रा का प्रयोग कहां किया जाता था, जैसे एक वस्तु दूसरे स्थान पर जाती है थी या दूसरे देश भेजा जाता था तो उस पर मोहर लगा दी जाती थी, जिसको आजकल हम लोग स्टैंप कहते हैं। उसी को यहां पर क्या कहा गया है, मुद्रा कहा गया है, या इसी को हम लोग पासपोर्ट कहते हैं या मुहर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मुद्रा का मतलब सिक्का नहीं है कि ये 50 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का है। मुद्राओं का मतलब है पासपोर्ट, जिसको देखकर वस्तु समझ में आ जाए कि ये मिलुहा यानी सिंधु सभ्यता की बनी हुई है। तो ये मुद्राएं किसकी बनी हुई थी, कुछ मुद्राएं पत्थर की प्राप्त हुई हैं, गोमेद पत्थर है, चढ़ पत्थर है, सेलखड़ी है, कचली मिट्टी है, और तांबे की भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यानी मुद्राएं बड़ी संख्या में यहां सिंधु क्षेत्र में मिलती हैं। इनमें सबसे अधिक मुद्राएं सेलखड़ी की बनी हुई थी।
प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा किस किस की बनी हुई थी और सबसे अधिक मुद्राएं किसकी मिलती हैं? सलखड़ी की मिलती हैं। तांबे की मुद्राएं लोथल और देसलपुर से मिली हैं। ये दो स्थल हैं, ये बंदरगाह स्थल हैं, यहाँ से तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, तीसरा है घनाकार, चौथा है गोलाकार, पांचवा है बेलनाकार। यानी ये 5 तरीके की मुद्राएं मिलती हैं, वर्गाकार, घनाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार और बेलनाकार। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। लोकप्रिय कौन सी होंगी? जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी वही क्या हो जाएंगी? लोकप्रिय हो जाएंगी। जो किसकी बनी थी? सलखड़ी। सलखड़ी एक तरीके का पत्थर है, ठीक है ना। हड़प्पा से हृदयाकार मन का मिला है, ठीक है ना। हृदय किसका बड़ा होता है? ठीक है ना। हड़प्पा से हृदय यानी दिल, ठीक है ना। और दिल किसका होता है? महिलाओं का। तो और महिलाएं कहां से हैं? हड़प्पा से। तो हृदयाकार मन का कहां से प्राप्त हुआ है? ये पूछा गया है कई बार तथ्य। मोहनजोदड़ो से एक मनके पर 3 बंदर एक दूसरे की कमर पकड़े हुए हैं। यानी एक मन का एक मूंगा है और जिसमें, और कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। क्या मिलता है? बंदर। बंदर क्या है? पुरुष। और पुरुष कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। तो प्रश्न पूछा जाता है 3 बंदर कहां से मिलते हैं जो मूंगे पर चित्रित हैं? तो है मोहनजोदड़ो से। आगे हम लोग देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभान पर मछुआरे का चित्र है, ठीक है ना। मछुआरा यानी वो जो जाल लगा के मछलियों को पकड़ता है, और वो कहां से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है, ठीक है ना। ये विरोधाभास है। जो बांस पर बंधे एक जाल को कंधे पर क्या है? लटकाए हुए है। ऐसा चित्र आपने कई बार देखा होगा कि एक पुरुष है और वो एक बांस लिए हुए है और इस पर एक जाल बंधा हुआ है और वो इधर की तरफ जा रहा है। पैरों के पास क्या है? मछली और कछुए के चित्र अंकित है। ये कछुआ हो गया और ये मछली हो गई। तो ये चित्र कहां से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। लोथल से प्राप्त एक मृदभान पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है। पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी खड़ी है, ठीक है ना। यह भी बहुत पूछा गया है क्योंकि ये चित्र यानी लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से? ये चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। एक मृदभान पर, एक मिट्टी के बर्तन पर एक चिड़िया अपने मुख में क्या है? मछली दबाए हुए, और नीचे क्या है? एक चालाक लोमड़ी खड़ी हुई है। ऐसा चित्र आपको विष्णु शर्मा की जो कहानियां हैं पंचतंत्र, उसमें मिलती है। तो चालाक लोमड़ी का ये आभास दिलाते हैं। कौन सा? विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानियां हैं ठीक ऐसे ही दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लोथल से प्राप्त एक अन्य मृदभान पर वृक्ष के नीचे 12 सिंघा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो के एक मृदभान पर नाव का चित्र अंकित है जो कि पीछे हमने बता दिया है, और लोथल से एक मृदभान पर 12 सिंघे का। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लोक कला के अंतर्गत, और लोक कला के अंतर्गत हम लोग यहां पे देखेंगे मूर्ति कला के बारे में, यानी मूर्तियों के बारे में देखेंगे। क्योंकि लोक कला मूर्तियां आम लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर देखेंगे। सैंधव मूर्ति कला को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? धातुओं की बनी मूर्तियां, दूसरा है पत्थर प्रस्तर यानी पत्थर की बनी मूर्तियां, तीसरा मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की बनी मूर्तियां। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु की मूर्तियां, यानी धातुओं से बनी हुई मूर्तियां कहां से मिली हैं। सैंधव सभ्यता में कांस्य और तांबे 2 धातु प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। दोनों प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कुछ कांस्य की मूर्ति मिली है और कुछ तांबे की मूर्ति मिली है।
सबसे सुंदर जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कांच निर्मित 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक नर्तकी की मूर्ति है, बड़ी फेमस है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। क्योंकि महिला का चित्र है और वो नर्तकी का है, तो संभवतः ये कहाँ मोहनजोदड़ो गई होगी नृत्य दिखाने के लिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ऐसा करके आपको चित्र कमर पे हाथ लगाए हुए दिखाई पड़ेगी। ये द्रवी मोम विधि से बनाई गई थी। द्रवी मोम विधि का मतलब है जैसे हम लोग मोम को जिस आकार में चाहें उस आकार में ढाल दें, तो ठीक उसी तरीके से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसी को द्रवी मोम विधि कहते हैं। कौन सी? द्रवी मोम विधि। यानी इसको सांचे में ढाल कर बनाया गया था। यहां से कांचे और तांबे के बैल और भैंसे की मूर्ति मिली है। लोथल से तांबे की बनी कई चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे बतख, कबूतर, खरगोश और कुत्ता। तो ये सब कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई 0.05 सेंटीमीटर एक इक्का गाड़ी यानी तांगा टाइप में मिला हुआ है। ठीक है ना? और तांगा कौन चलाता है? मोहनजोदड़ो, यानी पुरुष चलाते रहे हैं। तो ये साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद हम देखते हैं चहुंदड़ो से तांबे की बनी गाड़ी में 2 मॉडल मिले हुए हैं। दैमाबाद से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक पुरुष रथ को हाँकते हुए दिखाया गया। ये तो कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो धातुओं की बनी मूर्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं पत्थर की बनी हुई मूर्तियों के बारे में। पत्थर की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में मूर्तियों को बनाने के लिए अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से पत्थर का उपयोग किया जाता था मूर्तियों को बनाने के लिए? तो अल्बस्टर है, सलखड़ी है, चूना पत्थर है और लाल बलुआ पत्थर है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधुवासी जो पत्थर की मूर्तियां बनाते थे वो किस की बनी हुई थी? तो अल्बस्टर, सलखड़ी, चूना पत्थर आदि का। मोहनजोदड़ो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, यानी 12 पत्थर की मूर्तियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे सुंदर जो है किसकी? सलखड़ी की बनी हुई 19 सेंटीमीटर लंबे पुरुष की मूर्ति है। अब देखिए यहां फिर पुरुष आया, और पुरुष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तिपत्तिया साल ओढ़े हुए हैं। पीछे हमने इसको चित्र दिखाया था, योगी के रूप में फ्रेंच कट दाढ़ी रखाए हुए हैं। अल्बस्टर की बनी हुई 29.5 सेंटीमीटर ऊंची बैठी एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। ये योगी की मूर्ति है जो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सलखड़ी की बनी हुई एक कुत्ते की मूर्ति मिली हुई है। तो कुत्ता किसके साथ रहता है? शिकारियों के साथ। और ये शिकारी कौन है? पुरुष है, तो मोहनजोदड़ो से है। तो कुत्ते की मूर्ति मिली है। पत्थर की मूर्तियों में बैल और मेढ़ा की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा से प्राप्त 2 मूर्तियां मिली हैं जो भाषा और शैली की दृष्टि से क्या है? यूनान के समकक्ष, यानी ऐसा लगता है कि ये यूनान के लोगों द्वारा बनाई गई है। इनमें से एक लाल पत्थर और दूसरी स्लेटी रंग की है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पत्थर की विविध प्रकार की मूर्तियां बनी हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मृग मूर्तियां। मृग मूर्तियां मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। सिंधुपुरा स्थलों से सर्वाधिक संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृग मूर्तियां मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। इनमें ज्यादातर हाथ की बनी हुई थी। तो जाहिर सी बात है हाथ के बनाने की कला जो है लोक कला के अंतर्गत आ जाएगी। मृग मूर्तियां 2 प्रकार की थी, यानी मिट्टी की मूर्तियां 2 प्रकार की। एक मानव मृग मूर्तियां, दूसरी पशु पक्षियों की मृग मूर्तियां, यानी बच्चों को खेलने के लिए जैसे खिलौने बहुत सारे बनाए जाते हैं। और मानव की यानी स्त्री और पुरुष दोनों की मूर्तियां मिलती हैं। तो मानव मृग मूर्तियों में कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं। 2 तरीके से, नर और नारी। नर और नारी दोनों प्रकार की मूर्तियां यहां से मिलती हैं। लेकिन नारी मृग मूर्तियों की संख्या सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। हड़प्पा में पुरुष मृग मूर्तियां अधिक मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियों की बात की जा रही है तो कहां से मिली है? हड़प्पा से। यह विरोधाभास है। मृग मूर्तियों में ज्यादातर स्कर्ट नुमा पहने हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मृग मूर्ति 3 पाटों वाली कुर्सी पर बैठे दिखाया गया। ज्यादातर पुरुष मूर्तियां नग्न अवस्था में है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए बच्चे के 2 मूर्तियां मिली हैं। पुरुष है, बच्चा है,
तो कहां से है? मोहनजोदड़ो से है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पशु मूर्तियां, यानी पशुओं की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। इनमें सर्वाधिक संख्या के कुबड़ वाले बैल के हैं, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पर बिना कुबड़ वाले, यानी सर्वाधिक संख्या में क्या है? बिना कुबड़ वाले बैल, यानी जिनका कुबड़ नहीं है, और दूसरे स्थान पर कुबड़ वाले बैल हैं। मोहनजोदड़ो से बिना कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा वाले से कुबड़ वाले। तो ये पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो से पुरुष है तो पुरुष को बैल के ऊपर बैठने में बिना कुबड़ के बैठ सकते हैं, और महिलाएं कहां से हैं? हड़प्पा से, तो वो कुबड़ पकड़ के बैल के ऊपर बैठती थी। तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। अन्य पशुओं की जो मूर्तियां हैं उनमें से लोथल में एक गोरिल्ला की मूर्ति मिली है। तो पूछा जाता है गोरिल्ला की मूर्ति कहां से मिली है? तो लोथल से मिली है। गाय और घोड़े की मूर्तियों का अभाव है, तो गाय के साक्ष्य यहां से नहीं मिलते हैं और घोड़े के भी साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। तो गाय के संदर्भ में अगर आप बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि हड़प्पावासी गाय के से परिचित नहीं थे, क्योंकि बैल यानी सांड यहां से मिला है, तो जाहिर सी बात है गाय रही होगी। और घोड़े के बारे में बात करें तो घोड़े के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उतना व्यापक स्तर पर नहीं था जितना कि वैदिक काल में। तो दोस्तों, इतनी व्यापक स्तर से जो जानकारी हमें मिलती है, इससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में जानी जा सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और दोस्तों, आप लोग अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो घटना चक्र के अनसॉल्व पेपर ले लीजिएगा। ये सॉल्व पेपर है जिसमें आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और अदर स्टेट, जितने हिंदी स्टेट हैं उन सबका दिया हुआ है। तो आपके प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज यहीं तक। थैंक यू।